हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग का बिहार स्पेशल में जो क्लास है वो बिहार के इतिहास से शुरू करेंगे। बिहार का इतिहास, पिछला क्लास जो कल हुआ था बिहार स्पेशल का, वो बिहार सामान्य परिचय करके एक टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया था और वो बिहार से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, वो किसी टॉपिक का हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा करके वो बाइफरकेटेड नहीं था, वो बिहार से रिलेटेड जनरल जो फैक्ट्स था उसको हम लोगों ने कल देखा था और उस पर कुछ असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग को शेयर किया गया होगा। आज से हम लोग का बिहार स्पेशल टॉपिक के तहत पहला जो हम लोगों का टाइटल है बिहार का इतिहास, और बिहार के इतिहास का ये पहला क्लास होगा। बिहार के इतिहास का पहला क्लास, और इस क्लास में हम लोग, आज के क्लास में हम लोग बिहार के इतिहास को आरंभ से लेकर के महाजनपद काल तक में देखेंगे, यानी महाजनपद काल के आरंभ तक में, महाजनपद की शुरुआत तक बिहार के इतिहास हम लोग देखेंगे। और हिस्ट्री से क्वेश्चन शुरू से ही बिहार पीटी के एग्ज़ाम में अच्छा खासा क्वेश्चन रहा है, तो बिहार के हिस्ट्री से इसलिए शुरू किया गया। कल हमने बताया था कि हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे, तो कुछ लोगों का, आप लोगों का ये कमेंट था कि साहब ज्योग्राफी से शुरू कीजिए। चलिए ठीक है, ज्योग्राफी से भी आजकल अच्छा क्वेश्चन रहता है, साथ साथ आपका अर्थव्यवस्था से भी, बिहार से संदर्भित जो बातें अर्थव्यवस्था के होते हैं उससे भी रहता है, लेकिन शुरुआत हम लोग हिस्ट्री से कर रहे हैं, ठीक है। और हिस्ट्री के बाद हम लोग बात करेंगे बिहार के भूगोल का। तो हिस्ट्री में थोड़ा सा लंबा चलेगा, और ये मैं बता दूं आपको, लास्ट का 15 मिनट कमेंट लेंगे। और ये चीज़ आप लोग का जो भी कमेंट है क्लास से रिलेटेड जो बातें होंगी वो हम थोड़ा क्लास के लास्ट में करेंगे। सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम, और आप लोगों का कमेंट हम पढ़ेंगे अंत में और फिर उस पर जो कुछ भी होगा बताएंगे, ठीक है। तो क्लास, जैसा फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये क्लास बिहार का इतिहास और बिहार के इतिहास का पहला क्लास, और इस क्लास का दायरा है बिहार का इतिहास आरंभ से महाजनपद तक, यानी महाजनपद के शुरुआत तक, फिर महाजनपद पे और सारी बातें होंगी। अब इस पे हम शुरू करते हैं, और बहुत सारी बातें जो है, थोड़ा सा जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपका रुक्मिणी प्रकाशन से जो ये पब्लिश्ड बुक है बिहार सामान्य ज्ञान, इसमें भी काफ़ी कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पढ़ा रहे हैं सीधा सीधी यही रहे और पूरा का पूरा चीज़, यानी बुक की भी एक उपयोगिता है, ठीक है। तो ये बुक बिहार सामान्य ज्ञान मार्केट में है अभी। तो आज का टॉपिक बिहार का इतिहास आरंभ से महाजनपद तक का, और वो फैक्ट्स जो होगा वो सभी फैक्ट्स आपके स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ेगा। टाइटल हुआ बिहार इतिहास, और बिहार इतिहास का पहला क्लास बिहार का इतिहास आरंभ से महाजनपद काल तक, और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें जो भी इम्पोर्टेंट है वो है। आज का ये छोटा कुछ ही फैक्ट्स है, ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है आज के क्लास में, लेकिन इस पर समझना बहुत कुछ है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि बिहार का इतिहास जो है वो भारत के इतिहास के जितने भी मेन स्ट्रीम के जो टाइटल्स हैं उससे सबसे लगभग जुड़ता रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कहा जाए कि भारत के इतिहास पढ़ने के संदर्भ में बहुत ऐसा कम जगह मिलेगा जहां बिहार उससे संबंधित न हो, ठीक है। तो जैसे नेशनल मूवमेंट में भी हम लोग आएंगे तो बिहार हर मूवमेंट के साथ रहा है, और बिहार से संबंधित बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। चूँकि हम लोगों का एग्ज़ाम जो बीपीएससी का है इसमें बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो बिहार के इतिहास के साथ पढ़ेंगे, बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कि बिहार का इतिहास जो है वो भारत के इतिहास के लगभग हर सीढ़ी पर, हर डायमेंशन के साथ बिहार का इतिहास जुड़ा हुआ रहा है। अब देखिए, भारत के इतिहास की ही बात करते हैं, फिर उस पर थोड़ी सी शुरुआत हम करते हैं। भाई इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास, ऐसे इतिहास का एक शाब्दिक अर्थ अगर कहा जाए तो इतिहास का अर्थ होता है कि स्टोरी ऑफ पास्ट।
लेकिन सभी तरह का स्टोरी इतिहास के तहत तो होता नहीं है। स्टोरी तो बहुत तरह का है। जैसे हिमालय का निर्माण कैसा हुआ, ये भी एक स्टोरी है, तो ये तो इतिहास के पन्नों में नहीं होगा। ठीक है, वो हिमालय का इतिहास हो सकता है, लेकिन सामान्य इतिहास के पन्नों में वो बात नहीं। इतिहास में, इतिहास जो सब्जेक्ट है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो मानव सभ्यता, मानव की सभ्यता को पढ़ते हैं, मानव के द्वारा की गई कारगुजारियों को पढ़ते हैं, अलग अलग कालखंड का, अलग अलग टेरिटोरी का। तो बिहार का भी अपना इतिहास है, और भारत के संदर्भ में अगर बात करें या कहीं का भी बात करें, थोड़ा सा मैं जल्दी में आ रहा हूँ, उन सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, सीधे हम बिहार के इतिहास पर आएंगे। तो भाई मानव सभ्यता का पहला जो पायदान हुआ, जहाँ से इतिहास की बात होती है, तो वो है पाषाण काल। ठीक है, स्टोन एज। ये वर्ल्ड वाइड ये सिमिलैरिटी है कि वर्ल्ड के किसी भी भाग में, विश्व के किसी भी भाग में मानव बुद्धि सर्वप्रथम जिस चीज़ पे लगा, जहाँ से आप इतिहास को कह सकते हो, वो है पत्थर पर मानव बुद्धि का लगना। यानी पत्थर के प्रयोग के पहले तक मानव धरती पर अन्य प्राणियों की तरह ही था। ठीक है, और यहीं से तो अन्य प्राणियों के से अलग हट करके हम होते हैं कि मानव अपने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया, और उस बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सहायता से, तो पत्थर की सहायता से। इसलिए इतिहास, क्योंकि इतिहास अगर सभ्यता की बात करें तो अन्य प्राणियों की तो कोई सभ्यता है नहीं, तो मानव सभ्यता न कह के सिर्फ सभ्यता कहें। तो सभ्यता की शुरुआत, मानव सभ्यता की शुरुआत कहाँ से होती है, पाषाण के प्रयोग से, पत्थर के प्रयोग से। और इसलिए मानव सभ्यता का पहला पायदान जो होता है, सभ्यता का पहला पायदान जो होता है, वो पाषाण युग होता है। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पाषाण काल, और उन सारी चीज़ों पर हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा जोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। पाषाण काल विश्व के अलग अलग भाग में पाषाण सभ्यता का, पाषाण युग का काल अलग अलग रहा है। विश्व के किसी भाग में मानव पहले पाषाण का यानी पत्थर का यूज करना शुरू कर दिए, विश्व के किसी भाग में कुछ समय के बाद किए। लेकिन पूरे विश्व के संदर्भ में आप बात करेंगे तो मानव कहीं भी सर्वप्रथम अपनी बुद्धि का प्रयोग जिस चीज़ पर किया, सबसे पहले अपने बुद्धि का प्रयोग जिस पर किया, बुद्धि का प्रयोग कहने का मतलब अन्य प्राणियों की तुलना में सबसे पहले जिस चीज़ से अपने बुद्धि का प्रयोग शुरू किया वो स्टोन होता है। इसलिए मानव सभ्यता का पहला पायदान स्टोन एज होता है। अब भारत के संदर्भ में हम आते हैं, इसलिए हमने बताया कि अलग अलग जगह पर स्टोन एज का पीरियड अलग अलग है, और स्टोन एज का कहाँ क्या पीरियड है इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं होता है सामान्य रूप से हमारा। तो भाई कहीं भी मानव अगर मूल रूप से कहीं से माइग्रेट करके नहीं आया, अगर वहीं के उसकी पीढ़ी आगे तक, तो वो कभी ना कभी पाषाण युग से रहा होगा। और पाषाण युग के बाद फिर क्या है कि वो पाषाण युग को हम लोग 3 खंड में बांटते हैं। पाषाण युग 3 खंड में बांटा जाता है, यानी पाषाण सभ्यता को 3 खंड में बांटते हैं। वो हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब ये तीनों खंड का भी अलग अलग जगह पर कालखंड अलग अलग होगा, कहीं पूरा पाषाण काल पहले, कहीं पूरा पाषाण काल बाद में आया, फिर मध्य पाषाण के साथ भी वैसा है। एक चीज़ यहाँ पर कि पूरा पाषाण से नौ पाषाण तक जाने में अलग अलग जगह पर उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट भी अलग अलग रहा है। कहीं पूरा पाषाण से काफ़ी तेजी में मध्य पाषाण में आया, कहीं मध्य पाषाण से नव पाषाण में काफ़ी टाइम लग गया, कहीं मध्य पाषाण से नव पाषाण में जल्दी आया। यानी यहाँ कंक्लूड वे में मैं बात करूँ कि विश्व के किसी भी भाग में मानव बुद्धि सर्वप्रथम जिस वस्तु पर लगा, जिसकी सहायता से अपने बुद्धि का कुछ प्रयोग किया, वो स्टोन। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन स्टोन एज सिविलाइजेशन। स्टोन एज
को हम लोग 3 खंड में बांटते हैं, अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। लेकिन विश्व के अलग अलग खंड में स्टोन एज का काल अलग अलग रहा है और स्टोन एज के इन 3 स्टेज तक जाने में रेट ऑफ डेवलपमेंट भी जो है वो अलग अलग रहा है, कहीं फास्ट रहा है, कहीं स्लो रहा है। सामान्य रूप से भारत की प्रथम सभ्यता की जो बात हम करते हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहेंगे, ठीक है। और बिहार का इतिहास हड़प्पा सभ्यता से कहीं भी संबंधित नहीं है। तो भारत की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में जिसे उद्धृत किया जाता है वह सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहीं से दूसरे जगह से माइग्रेट करके आए थे? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले के जो लोग थे, उसके रेस वाले पहले से थे, क्या किसी दूसरे जगह से आए थे? इतिहासकार इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि नहीं, सिंधु रेस वाले लोग जो थे, इंडस रेस वाले, हड़प्पन सिविलाइजेशन के रेस वाले जो लोग थे, मूल रूप से यहीं के थे। जब मूल रूप से यहीं के थे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी कभी स्टोन एज में रहे होंगे, ये स्पष्ट भी हो चुका है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम एक अर्बन सिविलाइजेशन, नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिला है, जो उसके एक्सकावेशन से जो कुछ भी हमें मिला है, वो उसके अर्बन फेज के शुरू होने का है। लेकिन ये कोई माइग्रेटेड तो था नहीं, तो भाई ये भी, इसका भी कभी स्टोन एज रहा होगा। जो इस टाइटल सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर को हम वहां से पढ़ते हैं जब ये अर्बन स्थिति में थे। और उसका कारण क्या है? आरंभिक समय में जो खुदाई में जो कुछ भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, पुरातात्विक साक्ष्य मिला, वो उनके सामान्य रूप से अर्बन फेज का वो साक्ष्य है। लेकिन कुछ ऐसी बातें मिल चुकी हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि ये सभ्यता अपने अर्बन फेज के पहले भी इसी क्षेत्र में रही थी। इसी क्षेत्र में कहने का मतलब इंडस वैली रीजन में। और इंडस वैली रीजन क्या है? सिंध और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ जो उत्तर पश्चिम में हमारा क्षेत्र है वो इंडस वैली रीजन है। और वो अपने नगरीय सभ्यता के दौर में रही। उसका नगरीय सभ्यता डेवलपिंग स्टेज में रहा, डेवलप्ड हुआ, फिर डिक्लाइन किया। और जब वो डिक्लाइन किया 1750 तक में आते आते वो सभ्यता समाप्त हो गई। यानी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई, इसका मतलब ये नहीं कि उस सभ्यता के रेस वाले समाप्त हो गए। उस सभ्यता के लोग अपनी उन सभी विशेषताओं को खो बैठे जिसके लिए सभ्यता को हम जानते हैं। यानी 1750 ईसा पूर्व के आते आते वो सभ्यता, यानी आज से लगभग 3750 वर्ष पहले लगभग, वो सभ्यता अपनी सभी विशेषताओं को खो बैठी। जिन विशेषताओं की शुरुआत उसका लगभग 2500 ईसा पूर्व से हुआ था। यानी अपने अर्बन फीचर को वो धारण की 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब आप बताएंगे कि साहब ये आदमी तो बोला कि भाई हम बिहार का इतिहास पढ़ाने का शुरू कर रहे हैं और ये इंडस पे चला गया। वो हम थोड़ा लिंक कर रहे हैं, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से इंडस वैली रीजन में, उस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि वो सभ्यता मुख्य रूप से सिंध घाटी क्षेत्र में ही फ्लोरिस्ड थी। उसके कुछ साइट्स इंडस वैली रीजन के परे भी मिले हैं, जैसे आप याद रखते हो। और ऐसा नहीं है कि बीपीएससी में सिर्फ हमारा बिहार स्पेशल पूछेगा, और भी हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं सर लोग पढ़ाएंगे। हम तो सिर्फ बिहार स्पेशल पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसको लिंक करने के लिए हम यहाँ से बात कर रहे हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे जो उत्तरी स्थल आप जानते हो मांडा, सबसे दक्षिणी दैमाबाद, ठीक है, फिर सुतकांगेडोर पश्चिम में, आलमगीरपुर हुलास आपका पूरब में, ये आप जानते हो। तो ये इंडस वैली से तो परे के हैं। तो कुछ साइट्स इनके थे जो इंडस वैली रीजन से बाहर थे। संभवतः वो वहाँ से अपने लिए कुछ मिनरल्स लाने के लिए या उसके लिए कुछ वहाँ पर वो
साइट बना के रखे होंगे, ठीक है। लेकिन उनका वहाँ तक ये पूरी तरह से इतने बड़े क्षेत्र में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंड नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापारिक संबंध पश्चिम मेसोपोटामिया के साथ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। नगरीय सभ्यता का जैसे ही बात होगा तो आप समझिए कि वहां ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हो चुका है। कोई भी जगह को नगर किसे कहेंगे? सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना नगर नहीं होता है। जिस जगह पर दूर दूर के लोगों का आर्थिक गतिविधि जुड़ी हो, वहां दूर दूर के लोग आते हों, तो वो नगर हो जाता है। और जब नगर होगा, दूर दूर के लोग आएंगे, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली वहां अच्छा रहेगा। तो नगर था यानी ट्रेड कॉमर्स उसका था। लेकिन उसका ट्रेड कॉमर्स, अब यहीं से मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका ट्रेड कॉमर्स भारत के अन्य किसी क्षेत्र से नहीं था। क्योंकि अभी हम लोग बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु घाटी क्षेत्र में ही थी, इसलिए तो उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। उसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए हुआ कि उसका फर्स्ट एक्सकावेशन साइट जो था वो हड़प्पा, पहली खुदाई स्थल हड़प्पा। तो प्रथम खुदाई स्थल के नाम पर, इन रेस्पेक्ट ऑफ द इवेंट, द civilization is named as Harappan civilization, but the civilization was mainly flourished Indus Valley region, so the civilization is also titled as Indus Valley civilization. अब है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से था, जो बाहर में ईरान इराक क्षेत्र में, जबकि भारत के अन्य किसी क्षेत्र के लोगों के साथ उसका व्यापारिक संबंध हो, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? इससे यह सिद्ध होता है कि भारत के अन्य क्षेत्रों में, हमारा बिहार हो जाए, फिर और जगह मध्य प्रदेश हो जाए, ठीक है, या तमिल हो जाए, तमिलनाडु हो जाए, आंध्रा हो जाए, उड़ीसा हो जाए, नॉर्थ ईस्ट हो जाए, इन सारी जगहों, इन सभी किसी जगह के साथ उसका कोई व्यापारिक संबंध नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि इन क्षेत्रों में उसके लेवल का सिविलाइजेशन नहीं था। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस समय था उस समय भारत के अन्य भाग में लोग नहीं थे, इनहेबिटेंट्स नहीं थे, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। तो अन्य जगहों पर जो लोग थे उनका जो लेवल था, उनका जो मतलब कि सोसाइटी था, वो इंडस वाले की तरह नहीं था, इसलिए उसका कोई यहाँ पर व्यापारिक संबंध की कोई बात नहीं थी और ना वो जुड़ा। अगर उसी लेवल का कोई और रहता जहाँ से उसका ट्रेड कॉमर्स हो सकता था तो जरूर संबंध रहता। तो भाई इन क्षेत्रों में क्या था? इन क्षेत्र में अगर लोग रहते थे तो वो संभवतः स्टोन एज के डिफरेंट फेजेस में होंगे। स्टोन एज का 3 फेज जो हम लोग बात किए क्रमशः, अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। तो इन जगहों पर सिंध घाटी सभ्यता के कालखंड में, सिंध घाटी सभ्यता के समय भारत के अन्य खंड में पाषाणकालीन सभ्यता होगा। अब एक चीज पूरे वर्ल्ड वाइड ये सिमिलैरिटी रहा है कि कहीं भी अगर मूल सभ्यता, कहीं वहाँ के लोग जब सभ्यता की शुरुआत वहाँ हुई होगी किसी जगह पर, तो अर्ली स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोग नव पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है? ताम्र पाषाण काल। लेकिन एक बार फिर मैं स्टूडेंट्स आपको रिकॉल कराऊं कि भाई सभी जगह इन चारों खंडों का काल एक समान नहीं है, ये ऑर्डर एक समान है कि पहले मनुष्य कहीं भी सबसे पहले बुद्धि किस पे लगा? पत्थर पर। तो पत्थर का उठा करके तोड़ना, किसी चीज को क्रश करना, ये सब तरह का बात हुआ। किसी चीज, किसी शिकार के लिए किसी पर फेंक के मार देना, इतना तक बुद्धि आया। फिर पत्थर से जो छोटा मोटा उसका थोड़ा सा औजार उजार बना, फिर ज़्यादा परिष्कृत औजार और हथियार कब बना? तो भाई टूल्स और
वेपन्स कब बना, तो न्यू स्टोन एज में। और फिर कॉपर स्टोन एज आया, यानी स्टोन के साथ साथ कॉपर का भी यूज मनुष्य करने लगा। तो न्यू स्टोन एज के बाद कॉपर स्टोन एज, और कॉपर स्टोन एज के आते आते अधिकांश जगह पर कल्टीवेशन की भी शुरुआत। लेकिन ये चार जो हम बात किए, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण, लेकिन इन तीनों का सभी जगह काल एक होगा ऐसा नहीं है। ये ऑर्डर ऐसा रहेगा, कहीं भी अगर मूल रूप से कोई सभ्यता वहाँ की ही है तो ये 4 फेज से गुजरी। अब इसके बाद कहीं पर कुछ धातु का प्रयोग, कहीं पर कुछ धातु का प्रयोग, यानी विश्व में मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कॉपर का। स्टोन के बाद कॉपर का। तो धातु कौन? पहला धातु कौन? कॉपर। तो यहां हम बता रहे हैं कि हमारा बिहार भी, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, हमारे बिहार में भी पाषाण कालीन और ताम्र पाषाण कालीन कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और वो अभी एग्जाम में हमें नहीं लगता है कि वीपीएससी में कहीं पूछा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन की संभावना बनेगी। जो पूछा है वही पूछेगा ऐसा तो है नहीं। तो इसको हमने एक टाइटल बना करके बात किया। फिर एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई भारत के संदर्भ में स्टोन एज का, कॉपर स्टोन एज का उतना बृहद जानकारी नहीं मिला है। ठीक है, और उस संदर्भ में बिहार में भी ये चैप्टर थोड़ा सा धुंधला है, मतलब कि इसमें उतनी जानकारियां नहीं हैं। ठीक है, तो बिहार के संदर्भ में भी पाषाणकालीन साक्ष्य और कॉपर स्टोन एज का साक्ष्य मिला है। तो भाई इतिहास कहीं, अभी हम लोग क्या बात किए, कहीं भी अगर इतिहास की बात होती है, मानव सभ्यता के शुरुआत की बात होती है, तो यूज ऑफ स्टोन होता है, यानी डिफरेंट स्टोन एज होते हैं, कॉपर स्टोन एज होता है, ये ऑर्डर है। इसी संदर्भ में हमने बताया कि भाई जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अर्बन सिविलाइजेशन है, तो उसके पीछे भी ये चरण रहे होंगे, उसका साक्ष्य भी मिला है। तो लेकिन चूंकि उसको नगरीय सभ्यता के रूप में ही पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर खुदाई के समय जो साक्ष्य मिला उसके नगर होने का प्रमाण दिया। ठीक है, तो वो एक अलग, मान लो कि टाइटल होता है कि भाई सिंध घाटी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की स्थिति, तो वहाँ पर भी आएगा, वहाँ भी स्टोन एज का क्या क्या प्रमाण मिला है, यानी इंडस वाले उस दौर में भी रहे होंगे, उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी स्टोन एज के 3 फेज, कॉपर स्टोन एज का जो फेज होगा उससे वो जल्दी पार किए होंगे, वो रैपिड उनका डेवलपमेंट रहा। भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य खंड में स्टोन एज का वो रेट ऑफ डेवलपमेंट नहीं रहा, वो स्लो रहा होगा। तो यहां पर, और फिर हम बताया कि बहुत ज़्यादा इस पे जानकारी नहीं है, लेकिन स्टोन एज का प्रमाण मिला है। तो बिहार के संदर्भ में हम बात करेंगे, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि भाई बिहार के संदर्भ में स्टोन एज का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है। अब उस स्टोन एज में बहुत कुछ हमको नहीं जानना है, हमें यहाँ पर बिहार के एग्ज़ाम के लिए यही जानना है कि स्टोन एज से रिलेटेड कौन कौन साइट और वर्तमान बिहार के किस जिला में वो साइट है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इंडस वैली में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेटल कौन था? कॉपर। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, कांस्ययुगीन बोलते हैं, क्योंकि कांस्य बनाने की कला वो जान गए थे। ठीक है, कॉपर और टीन मिला के वो उस एल्वाय को बनाने की कला जान गए थे। तो उस एडवांस नॉलेज के रिस्पेक्ट में उसका क्या हो, वो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाएगा। लेकिन वहाँ मुख्य ज़्यादा किस धातु का प्रयोग था? कॉपर का। ठीक है, तो उस मैंने वो नगरीय सभ्यता जो इंडस का रहा उससे हमारे बिहार का नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन बिहार में स्टोन एज के प्रमाण मिले हैं। फिर से मैं बताऊं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की मूल सभ्यता, वहाँ उस क्षेत्र की मूल सभ्यता थी, तो वो सभ्यता भी स्टोन एज के क्रम से रही, लेकिन वो स्टोन एज के तीनों क्रम,
कॉपर स्टोन एज के क्रम से आगे बढ़ गई, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट तेज रहा, वो आगे हो गई, और उस क्षेत्र की वो जो सभ्यता थी उसका अपना व्यापारिक संबंध बाहर के मेसोपोटामिया से रहा। ये और भी जो भारत के हैं उस कालखंड में उनका वो डेवलपमेंट नहीं था, तो हमारे बिहार में भी स्टोन एज रहा और उस स्टोन एज का साक्ष्य मिला, और उस समय वो आप कहोगे कि इंडस के समय वैसा स्थिति यहाँ भी नहीं रहा था, यानी अर्बनाइजेशन की बात उस समय यहाँ नहीं हो पाई थी। तो जितना मतलब फैक्ट्स है उसके आधार पर इस पार्ट से हमारा क्या क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्या फैक्ट्स है, बड़ा शॉर्ट में हमने लिखा है इसको, और उसको आपको याद रखना होगा। बिहार का इतिहास आरंभ से महाजनपद काल तक, ठीक है, आरंभ से महाजनपद काल तक हम गए हैं, ठीक है। अब भारतीय इतिहास के चैप्टर को बात करते हैं। तो सामान्य रूप से भारतीय इतिहास का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो सामान्य रूप से पहला चैप्टर पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद दूसरा सभ्यता पढ़ते हैं वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, और वैदिक काल का 2 खंड हम करते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, पूर्ववैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद का भारतीय इतिहास का चैप्टर होता है महाजनपद। तो इंडस, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक और महाजनपद, ये 4 तक, और हम यहाँ पर कहाँ तक लाए हैं, महाजनपद तक। तो इस समय बिहार की स्थिति क्या रही, इसको थोड़ा समझना है, और जो आवश्यक तथ्य है उसको याद रखना है, और थोड़ा दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगा तो फिर ये याद आराम से रहेगा। अब देखिएगा, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठों की उपस्थिति कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। ये कल भी जो आपका बिहार सामान्य परिचय करके हम जो बात किए थे उसमें भी ये फैक्ट लिखा हुआ था। ठीक है, अब है बिहार में पूरा पाषाण कालीन अवशेष मुख्यतः दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं। एक ही लाइन, पूरा पाषाण यानी स्टोन एज का पहला फेज, पूरा पाषाण, अर्ली स्टोन एज, ठीक है। यहाँ अब स्टोन एज में हमारा क्या काल था, हमारे यहाँ अर्ली स्टोन एज का क्या पीरियड था, हमने बताया ना कि भाई स्टोन एज का पीरियड अलग अलग टेरिटोरी में अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो भाई बिहार के संदर्भ में अर्ली स्टोन एज का क्या काल था, ये सब बहुत स्पष्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टोन एज का फेज यहाँ रहा था, लगभग हर जगह स्टोन एज का फेज रहा है। तो पूरा पाषाण कालीन अवशेष मुख्यतः दक्षिण बिहार से, बिहार में पूरा पाषाण कालीन अवशेष मुख्यतः यानी ज्यादातर पूरा पाषाण कालीन स्टोन एज के फर्स्ट फेज का ज्यादा जो हमारा अवशेष रियून्स जो एविडेंस है वो दक्षिण बिहार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक फैक्ट, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि भाई अर्ली स्टोन एज का ज्यादा एविडेंस उपस्थिति कहां से प्राप्त हुआ, दक्षिण बिहार के उत्तर बिहार, ऐसा अगर आया तो सामान्य रूप से दक्षिण बिहार से। पूरा पाषाण कालीन अवशेष गया के जेठियन, ये पूरा पाषाण कालीन, ठीक है, पाषाण काल का फर्स्ट पैदान क्या, पूरा पाषाण, अर्ली स्टोन एज, गया के जेठियन, मुंगेर के पैसरा, भागलपुर के राजपोखर तथा मालीजोर, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण, ऊपर में क्या लिखे कि मुख्यतः कहां से मिला, दक्षिण बिहार से। तो भाई गया भी दक्षिण बिहार, मुंगेर भी दक्षिण बिहार, भागलपुर भी दक्षिण बिहार, पश्चिमी चंपारण चलो उत्तर बिहार, ठीक है, और नालंदा भी दक्षिण बिहार। तो ज़्यादा कहाँ से मिला है, पूरा पाषाण कालीन अवशेष ज़्यादा कहाँ मिला, दक्षिण बिहार से, ठीक है। अब ये जो है पूरा पाषाण कालीन अवशेष गया के जेठियन, ये जेठियन से थोड़ा कन्फ्यूज़न लोग को होता है क्योंकि ये गया और नालंदा राजगीर के बीच में एक ये जेठियन जो है, जेठियन घाटी है, ठीक है।
तो लेकिन ये अवशेष जो मिला वो गया वाले क्षेत्र से मिला है, ज़्यादातर अवशेष गया वाले क्षेत्र से। इसलिए जब ऑप्शन अगर गया न रह के नालंदा रहे तो नालंदा लगा सकते हैं, क्योंकि वो नालंदा राजगीर और गया के बीच में वो जेठियन घाटी है, ठीक है। तो लेकिन मिला जो है वो जेठियन यानी गया के जेठियन से। मुंगेर का ये जगह का नाम याद करना होगा, पैसरा। भागलपुर का राजपोखर, मालीजोर, ये सब जगह है जहाँ से पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और चंपारण के वाल्मीकि नगर से भी, लेकिन वो थोड़ा है। नालंदा क्षेत्र से भी, नालंदा क्षेत्र वही हुआ जो जेठियन वाला जो घाटी क्षेत्र हुआ, वहाँ से पूरा पाषाण कालीन, ये काफ़ी पहले का, ठीक है। तो ये साइट्स का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आप देखोगे अच्छा, ये तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, चलो ठीक है। अब यहां पर देखो, बिहार में कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से, कैमूर की पहाड़ी आप देख रहे हो कहाँ कैमूर की पहाड़ी, तो कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से पाषाणकालीन गुफा चित्र मिले हैं। इन गुफा चित्रों एवं मध्य भारत के गुफा चित्रों में काफ़ी समानताएं हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन इस फैक्ट में हमने नहीं लिखा है, कुछ गुफा चित्र, पाषाणकालीन गुफा चित्र, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो पूरा पाषाणकालीन गुफा चित्र है, मध्य पाषाणकालीन है और या नव पाषाणकालीन। तो सामान्य रूप से पूरा पाषाण काल में गुफा चित्र नहीं होते थे, ठीक है। तो वो मध्य और नव पाषाण काल का। और क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछेगा, पाषाणकालीन गुफा चित्र, पाषाण काल का गुफा में बना हुआ कुछ चित्र बिहार के किस क्षेत्र से मिला है, कहाँ से मिला है। तो कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई से पाषाणकालीन गुफा, गुफा यानी केव, गुफा चित्र मिले हैं। गया जिला के सिरघाटी में, गया जिला के सिरघाटी में पाषाणकालीन मानव सभ्यता के चट्टानी आवास, चट्टान का शेल्टर, चट्टान का रहने का आवास, इस तरह का साक्ष्य, वो भी क्या, पाषाणकालीन, ठीक है। इसमें पूरा मध्य और नौ की बात नहीं है, बस पाषाणकालीन, ठीक है। तो पाषाणकालीन मानव सभ्यता के चट्टानी आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये एक ही एग्जाम्पल है, गया जिला के सिरघाटी से। मुंगेर जिला से मध्य पाषाणकालीन पत्थर के कुछ हथियार और औजार मिले हैं, ठीक है। टूल्स में मिला है और कुछ हथियार का मतलब कि भाई किसी जानवर पर आक्रमण करने, जो हथियार जो समझे, विपौन जो समझ रहे हैं, तो हथियार और औजार, औजार का मतलब टूल्स, ठीक है। अपने किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, कुछ अन्य काम के लिए वो जो है, तो टूल्स और वेपन मिले हैं। कहाँ से, मुंगेर के, मुंगेर, और वो किस काल का, तो मध्य पाषाणकालीन। और इतना भी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि वो मध्य पाषाणकालीन या क्या, तो पाषाणकालीन औजार और हथियार कहाँ से मिले हैं, तो मुंगेर जिला से, ठीक है। और बिहार में नव पाषाणकालीन कुछ साक्ष्य अर्थात पत्थर के हथियार, औजार इत्यादि जिन स्थानों से मिले हुए हैं, तो न्यू स्टोन एज का कुछ, न्यू स्टोन एज में ही मतलब कि परिष्कृत हथियार और औजार पत्थर के बनना शुरू हुए थे, तो वो कहाँ कहाँ से मिला है, ठीक है। चिरांद, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जगह है आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के लिए। तो चिरांद आपका क्वेश्चन, मुझे जो दिख रहा है ये क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, चिरांद जो जगह है सीधे पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध स्थान, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध स्थान चिरांद बिहार के किस जिला के अंतर्गत आता है, तो सारण। चेचर, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये वैशाली, मनेर तो जान रहे पटना, ताराडीह गया, सेनुआर रोहतास, सेनुआर रोहतास। तो ये सब का जो लिखा हुआ है जिस तरह से, उसको आपको याद कर जाना होगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये डायरेक्ट क्वेश्चन शायद कभी, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी संभावना है, ये जो भी स्टोन एज के ये जो साइट्स हैं हमारे बिहार में,
उसके लोकेशन से कि वो किस जिला में है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। चिरांद से, जो सारण में चिरांद है, वहाँ से हड्डी के उपकरण और औजार भी मिले हैं, इसलिए अलग हम लिख दिए। ठीक है, यहाँ पत्थर का हुआ और ये हड्डी के उपकरण और औजार भी यहाँ से मिला है। बिहार में अब हमने क्या बताया कि भाई स्टोन एज में अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, देन ह्यूमन सिविलाइजेशन का नेक्स्ट पायदान क्या होता है, कॉपर स्टोन एज। और यहां तक वर्ल्ड वाइड सिमिलरिटी है। विश्व के किसी भी खंड में अगर वहां का मानव जब अन्य प्राणियों की तुलना में कुछ एक्टिविटी शुरू किया, अपने बुद्धि का प्रयोग शुरू किया, अरे भाई इस पृथ्वी पर जब जीव की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई, तो प्लांट किंगडम भी, पहले प्लांट किंगडम फिर एनिमल किंगडम, और लाइफ पहले एक कोशीय जीव से, फिर ऐसे ऐसे करके, और मानव तो बहुत बाद में न पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ। तो भगवान ने जितना भी प्राणी, अब प्लांट किंगडम तो छोड़ दो, एनिमल किंगडम में जितने भी प्राणी यहाँ पर प्राणियों का उद्भव हुआ, छोटा से बड़ा तक, यानी सिंपल एनिमल से लेकर कॉम्प्लेक्स एनिमल तक, उसमें सब में शुरू में एक समानता तो है ना। सभी प्राणी को इतना मालूम है कि क्या खाना है, इसके लिए कहीं क्लास नहीं करना होता है, इसके लिए कोई अलग से नहीं, ये नेचर ने इतना बुद्धि तो सबको दे के भेजा है कि सराउंडिंग में क्या चीज़ है जो हमारे खाने लायक है, और किस पर अटैक करना है और किससे भाग बचना है। इतना बेसिक चिप्स जो है, बेसिक जो बुद्धि है, वो नेचर ने सभी प्राणियों को दिया। ठीक है, कि क्या खाना है, किस पर आक्रमण करना है, किससे भागना है, इतना बुद्धि तो सबको, मानव को भी शुरू में ये बुद्धि रहा। अब मानव अन्य प्राणियों की तुलना में अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए, अपने लाइफ को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा कंफर्ट करने के लिए इस बुद्धि इसका चला। और उसमें सबसे पहले वो किस चीज का सहायता लिया? स्टोन का। नहीं, मतलब ये हुआ कि भाई स्टोन का यूज करो, और कोई चीज तोड़ लो, स्टोन का यूज करो, कोई खतरनाक एनिमल है, कुछ है, उसको इंजर्ड करना है, उसको मार देना है शिकार के लिए, तो उससे चला के मार दो, या उसको डराना है तो उसको मार दो। तो इतना तो बुद्धि हुआ। दूसरा एनिमल अभी तक तो ना तो उसका वैसा शारीरिक ही बना, और ना ही ऐसा तो कुछ नहीं है कि वही पत्थर फिर आपको लौटा रहा है। आपने पत्थर फेंका उस पर तो वो भी पत्थर उठा के फेंका। तो यहीं से जो अलग अन्य प्राणियों की तुलना में आप करने लगे, अपने जीवन को ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा आरामदायक, ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए, वो शुरुआत स्टोन के यूज से। और विश्व भर में ये सिमिलरिटी, मानव सबसे पहले अपनी बुद्धि स्टोन पे लगाया, और वहीं से वही जो अन्य प्राणियों की तुलना में जब हम कुछ अलग करने लगे, वहीं से तो सभ्यता की बात हुई। और जब सभ्यता की बात हुई तो पहला यूज आपका पत्थर, और वो सभ्यता कैसी, तो उसको पाषाण सभ्यता कहा गया। अब उस पाषाण सभ्यता के अलग अलग चरण रहे, लेकिन इस पाषाण सभ्यता का अलग अलग जगह पर कालखंड अलग अलग होगा। स्टोन एज का ये काल, अर्ली स्टोन एज का ये काल, ये सब जगह के लिए समान नहीं है। वो अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग जगह, अलग अलग के लिए वो एक मोटा मोटी बताया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। हाँ, ये चरण रहे हैं मानव सभ्यता के आरंभिक दौर में। ठीक है, और फिर हम कुछ कुछ बताए आपको कि भाई कहीं इसका रेट जो हुआ डेवलप, मतलब कि फास्ट रहा। पाषाण काल के तीनों खंडों को पार करके ताम्रपाषाण में जल्दी पहुंचा, ताम्रपाषाण के बाद और किसी खंड का आदमी बड़ा तेजी से आगे बढ़ा, जिसका एक उदाहरण हम आपको भारत के संदर्भ में दे रहे हैं। तो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दूसरे भारतीय उपमहाद्वीप में ही दूसरे खंड में उतना रैपिड डेवलपमेंट नहीं रहा, या हो सकता है कि स्टोन का यूज भी बाद में हम सीखें उनसे, कुछ भी हो सकता है। तो
बिहार के संदर्भ में उसी स्टोन एज के अलग अलग फेज का जो कुछ भी हमारे पास एविडेंस है और वो कहाँ है अब एग्ज़ाम के ख्याल से, तो वैसे ही स्टोन एज के वो एविडेंस में क्या मिला वो बहुत नहीं, कहीं गुफा चित्र मिला, कहीं चट्टानी आवास का मिला, कहीं कॉपर स्टोन एज का ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य मिला, तो कहाँ से मिला और वो स्थान बिहार के किस जिला में अवस्थित है, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखो यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा हम आ रहे हैं यहाँ। एक चीज़ आप लोग को मैं बात करूं, पहले इसको दिखाने पहले आपको पीछे ही रखता हूं कि साहब ईसा पूर्व ईसवी इस सब काल जोड़ने में तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। आप सब लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ न्यू स्टूडेंट्स होंगे। न्यू स्टूडेंट्स का मतलब, कहने का मतलब कि जो इनका स्ट्रीम एकदम साइंस या कॉमर्स का रहा होगा, जैसा कि कल एक स्टूडेंट ने कहा था कि साहब हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तैयारी शुरू किए हैं, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ जनरल स्टडीज़ में कॉमर्स का वैसा ज़्यादा भागीदारी उनको नहीं दिख रहा होगा, तो इस तरह के। तो देखो आज हिस्ट्री शुरू किए हैं, इसलिए थोड़ा सा बता दें कि भाई विश्व में अलग अलग कैलेंडर है, ठीक है, और सबसे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर जो कैलेंडर है, जो ग्लोबल हो गया, वो क्रिश्चियन कैलेंडर, ठीक है। और क्रिश्चियन कैलेंडर का रेफरेंस पॉइंट, आखिर वो कैलेंडर किस घटना से, तो ईसा के जन्म से। तो ईसा के जन्म के बाद जो जितना वर्ष बीतते गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईसवी, और लैटिन वर्ड का एब्रेविएशन है एडी, यानी उसको एमिनो डोमिन, यानी आफ्टर क्राइस्ट, ईसा के बाद। तो अभी ईसा के बाद, ईसा के जन्म के बाद 1 बरस 2 बरस करते हुए हम 2023 तक आए हुए हैं। लेकिन ईसा का जन्म ही इस पृथ्वी की पहली घटना तो नहीं है, तो ईसा के पहले भी जो हुआ उसको क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। अगर कोई घटना 400 ईसा पूर्व में हुई, अगर कोई घटना 400 बीसी में, यानी ईसा पूर्व यानी बीसी, और कोई घटना 500 एडी में हुआ, तो इन दोनों के बीच कितने वर्ष का अंतर हुआ, 900 वर्ष का अंतर हुआ। इस रेफरेंस पॉइंट से, जहाँ से ये एडी आप काउंट कर रहे हो, यहाँ से आप 500 वर्ष आगे की बात कर रहे हो, और इस रेफरेंस पॉइंट से ये 400 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो ये हो गया 900 वर्ष, ठीक है। जैसे सिंध घाटी सभ्यता की शुरुआत लगभग 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, तो 2500 ईसा पूर्व, अभी हम हैं 2023 में, तो लगभग 4500 वर्ष पहले उसकी शुरुआत, यानी वो अपने अर्बन फेज में पहुंचा। कहीं कहीं 2350 भी देगा, लेकिन वो अलग बात है, वो 2500 से भी माना जाएगा, तो लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये सब चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब मान लो कि हम कह रहे हैं ईसा पूर्व का, ईसा पूर्व की छठी सदी ईसा पूर्व, या ईसा पूर्व 6ठी सदी, ठीक है, 6ठी सदी। जैसे हम लोग अभी 21वीं सदी, तो ईस्वी में ना है, तो 21वीं सदी कब से, 2000 से 2099 तक। अगर आप 2000 से 2099 तक, जैसे ही आप 2100 ईस्वी में जाइएगा, किस सदी में चले जाइएगा, 22वीं सदी में आप जाइएगा, मैं तो जाना नहीं है, तो भाई नहीं, तो 2099 तक ये क्या हो गया आपका, 21वीं सदी। जैसे 2100 होगा, कौन सा सदी हो जाएगा, 22वीं सदी हो जाएगा। तो ईसा पूर्व में जब करेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी, तो ये उल्टा लिखे ना, 599 बीसी से 500 बीसी, ठीक है। तो ये चीज़ हम ऐसे ही, हमने बताया ना कि कुछ लोग जो दूसरे स्ट्रीम के होंगे, हिस्ट्री की शुरुआत अभी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ये ना, इसके लिए हमने ऐसा बात कहा, ठीक है। अब आप देखोगे बिहार में ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन, कॉपर स्टोन एज का एविडेंस कहाँ से मिला है, चिरांद से, सोनपुर, ये जो ये याद रखना, ऐसे सोनपुर हम ज़्यादा
यहाँ वैशाली, सारण वाला सोनपुर समझते हैं क्योंकि उसका क्षेत्र वो वैशाली में, और कुछ क्षेत्र जहाँ सोनपुर मेला लगता है कुछ सारण में भी जाता है। ये सोनपुर गया में है, ठीक है। चेचर, वैशाली, मनेर, राजगीर, भागलपुर, मौरियम, सेनुवार, रोहतास में। अब देखो कुछ कॉमन भी होगा, जैसे हम लोग बात किए थे सेनुवार का, तो सेनुवार में न्यू स्टोन एज भी का भी मिला है और सेनुवार में कॉपर स्टोन एज का भी मिला है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब टाइम ओवर हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा कंक्लूड करने लीजिए, कमेंट तो देख लें। अब यहां से हम आ रहे हैं मृद भाण, मिट्टी के बर्तन। मृद भाण माने मिट्टी का बर्तन। तो सामान्य रूप से जो प्राचीन काल मिट्टी का बर्तन जो है उसके आधार पर भी कालखंड बोला जाता है। तो ये एक ऑर्डर है कि लाल काला मृद भाण, ठीक है। चित्रित चित्र जो आप पेंटेड ग्रेवेयर फेज कहते हैं, चित्रित मृद भाण, ठीक है। चित्रित धूसर मृद भाण ग्रे, चित्रित धूषण मृद भाण, और फिर हो जाता है NBPW फेज जो होता है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेज, ठीक है। तो उत्तर काला उपदार मृद भाण, ये ऑर्डर है बाबू। ये कुछ खास, आप इससे कोई कंफ्यूज नहीं कीजिएगा इस सब चीज़ से। यानी मिट्टी का जो बर्तन यूज हुआ है प्राचीन काल में, ठीक है, तो भाई उसका ये ऑर्डर रहा है, ठीक है, भारत के संदर्भ में भी। तो हमारे यहाँ भी इन तीनों तरह के मृद भाण का साक्ष्य मिला है। लाल काला मृद भाण भी, चित्रित धूसर मृद भाण भी, और उत्तर काला उपदार मृद भाण भी, ठीक है। चित्रित धूसर मृद भाण, इसको शॉर्ट में PGW बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ, चूंकि उत्तर भारत में, ठीक है, काला पॉलिश वाला मिट्टी का बर्तन जिसपे काला पॉलिश होता है, तो इसको NB नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसको बोलते हैं। तो ये ऑर्डर है, ये जान लीजिए। और इन तीनों तरह के लाल काला या काला लाल मृद भाण, चित्रित, ये तीनों तरह के मृद भाण का भी साक्ष्य बिहार के क्षेत्र से भी मिला है, ठीक है। और ये आते आते ये जो काल है ये आपको महाजनपद काल का आ जाएगा। अब एक चीज यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में लोहा का प्रयोग, अब देखो इंडस वाले लोहा का प्रयोग करते नहीं थे, आर्य भी आए तो वो शुरू से लोहा नहीं जानते थे, ठीक है। तो भारत में लोहा का प्रयोग, ठीक है, उत्तर वैदिक काल के मध्य से माना जाता है, तो लगभग 800 ईसा पूर्व से, ठीक है, माना जाता है। और उसके आप जानते हो कि आर्यों का बिहार तरफ आना, यानी गंगेटिक क्षेत्र में आना, ठीक है, ये गंगा क्षेत्र में आर्यों का उत्तर वैदिक काल में हुआ आगमन, और लोहा का प्रयोग वो जान गए तो थोड़ा उनका प्रसार भी तेज हुआ। वो भी एक फैक्टर होता है, यूज ऑफ आयरन बाय आर्यंस, उनके इस क्षेत्र में आने का। तो भाई 800 ईसा पूर्व के कुछ बाद से, ठीक है, 800 ईसा पूर्व के बाद आओगे तो क्या होगा, 800 ईसा पूर्व से नीचे जाएंगे तो 799 ईसा पूर्व, इस तरह से। तो उसके बाद में, यानी जैसे भारत में जैसे आयरन का यूज हुआ आर्यों के द्वारा, तो तुरंत इस क्षेत्र में आयरन का यूज नहीं हुआ। और जो एक इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार जो प्राचीन भारत के रामशरण शर्मा जी का, उन्होंने बताया है कि संभवतः ये गंगा द्वाब क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में 7वीं सदी ईसा पूर्व में, 7वीं सदी ईसा पूर्व में लोहा का प्रयोग हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल के आर्यों का प्रयोग बिहार के क्षेत्र में हो चुका था, तब बिहार क्षेत्र में भी लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में, अब उत्तर वैदिक उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, ठीक है, तो लगभग ये सेकेंड हाफ में। तो उत्तर वैदिक काल आप कहोगे तो 1000 BC से 600 BC का कहते हो, तो 800 इसका क्या आएगा, मिड आएगा। अब 800 से 600 BC ये सेकेंड हाफ हो गया, और 1000 से 800 BC फर्स्ट हाफ हो गया, तो इसलिए इसको उत्तरार्ध में। और इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तर बिहार में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में हुआ था।
तो ये थोड़ा सा भाई इनका तो एकदम वो, ठीक है, इनसे क्वेश्चन भी उठता है, तो ये। और उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए गए तांबे के औजार से गैर वैदिक अब तांबा का यूज, ठीक है, तो आर्य भी तांबा का प्रयोग पहले से करते थे, और बिहार में आर्यों के आने के पहले से ही तांबा का प्रयोग होता था, ठीक है। ये आर्यों के द्वारा यहाँ तांबा का प्रयोग शुरू किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि ताम्रपाषाणिक संस्कृति का भी साक्ष्य हमारे पास है, ठीक है। और इस पे फिर हम आपको दूसरे क्लास में फिर इस पे हम आएंगे, और उसके बाद वो जो टॉपिक हमारा होगा उस पर भी, और इसको भी फिर से हम एक बार बात करेंगे कुछ बात। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम जिस ब्राह्मण साहित्य में है वो शतपथ ब्राह्मण साहित्य, इसको याद करना है, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण साहित्य है। 16 महाजनपद काल में, जो 16 महाजनपद काल 6ठी सदी ईसा पूर्व में, यानी वैदिक सभ्यता का चरण अगर कहें तो अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, फिर महाजनपद, ठीक है। और महाजनपद काल यानी 16 महाजनपदों का उदय मुख्य रूप से उत्तर भारत में अधिकांश, तो 16 महाजनपदों का उदय 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी सदी ईसा पूर्व क्या बोलेंगे, 599 बीसी से 500 बीसी। 16 महा अंग, अस्मक, अवंती, चेदी, कुरु, कंबोज, कौशल, काशी, मल, मत्स्य, मगध, ठीक है, पंचाल, सुरसेन, वज्जी, वत्स, ये जो 16 महाजनपद हुए आउट ऑफ 16, इसमें 3 महाजनपद का क्षेत्र आज हमारे बिहार, जो बिहार है, बिहार में पड़ता था, ठीक है। और इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद जो मगध हुआ वो बिहार का, ठीक है, उसका शुरुआत उसकी कहाँ से, बिहार से। तो उन महाजनपदों का 3 महाजनपद जो अंग, वज्जी और मगध थे उस बिहार में थे। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है, पाणिनि की अध्याय में महाजनपद का उल्लेख, इसके उपनाम, ये सब फैक्ट पढ़ लोगे, फिर इस पर हम बात करेंगे। अभी कहा जा रहा है, ठीक है, तो शायद कुछ बात आप समझे होंगे, और इसको हम फिर आपको मगध महाजनपद के अंतर्गत मैंने 3 महाजनपद था तो उसके अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र था इस पे यहाँ लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर जो होगा अगले क्लास में, ये क्लास कंटिन्यू, अभी हम बिहार स्पेशल का क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं, क्योंकि भाई वेटेज है इस टॉपिक का, और इसमें हिस्ट्री भी करना है, बिहार का ज्योग्राफी भी करना है, बिहार का जो कौन सा पॉलिटी भी करना है, बिहार का हम लोगों को इकोनॉमिक्स भी करना है, ठीक है। तो जो भी होगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही होगा, एग्ज़ाम के अनुरूप ही होगा, एग्ज़ाम के अनुसार ही होगा, उससे एलिमेंट कोई चीज़ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, किसी चीज़ को समझाने के क्रम में कुछ बोलना पड़ता है। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।